अब हम आपको यह बताएंगे कि ब्रिटेन की सरकार भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ दस्तावेजों को गुप्त रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च क्यों कर रही है। ऐसा क्या छुपा है उनमें। ब्रिटेन के एक लेखक ने वहां की एक अदालत से अपील की है कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए क्योंकि इन्हीं में भारत की आजादी के राज छिपे हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि अगर ये दस्तावेज बाहर आए तो इससे ब्रिटेन के संबंध भारत और पाकिस्तान के साथ बिगड़ जाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन कागजों में, इन पेपर्स में ऐसा क्या लिखा है जिसे ब्रिटेन की सरकार छिपाना चाहती है, जबकि भारत के लोगों के लिए इन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको पढ़कर ही आपको यह पता चलेगा कि भारत को आजाद करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू और उस समय अंग्रेजों की सरकार के बीच असली डील क्या हुई थी और क्या इसमें एडविना माउंटबेटन का भी कोई रोल था। इसीलिए हम बार बार आपको ये कहते हैं कि जो बातें आपको इतिहास की किताबों में पढ़ाई गई हैं स्कूल कॉलेज में, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ब्रिटेन की सरकार अब तक इन दस्तावेजों को छिपाने पर 6 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपए में 6 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यह पैसा अदालत की कार्रवाई पर खर्च हुआ है। जिन पेपर्स को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है और उन्हें कॉन्फिडेंशियल बताकर अपने पास रखा है, ये पेपर्स वर्ष 1947 से 1948 के बीच है। यह वही दौर था जब भारत को अंग्रेजों की 190 वर्षों की गुलामी से आजादी मिल रही थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए थे और सबसे अहम, उस समय भारत के संविधान का भी निर्माण हो रहा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। यह आजादी और उसके बाद की वो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्हें भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत करीब से देखा था और वो इस प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसी बातें लिखी जिनका जिक्र ना तो उन्होंने कभी किसी से किया और ना ही ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1979 में उनकी मृत्यु के बाद ऐसा होने दिया। इसमें लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक दूसरे को लिखे गए कुछ पत्र भी शामिल हैं, जिनके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने एक बार यह कहा था कि नेहरू और उनकी मां एडविना माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था। सोचिए, माउंटबेटन की बेटी ये कह रही हैं कि नेहरू और उनकी मां के बीच प्रेम का रिश्ता था। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पेपर्स में क्या हो सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दें कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा था हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और हमारा मकसद ये नहीं है कि उनके निजी जीवन में क्या चल रहा था। हमारा मकसद ये है कि कहीं उस निजी जीवन के संबंध का असर भारत पर तो नहीं पड़ रहा था, भारत के लोगों पर तो नहीं पड़ रहा था। इस पूरे मामले की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और वो है ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लॉनी। एंड्रयू लॉनी जो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी पर एक पुस्तक पहले भी लिख चुके हैं और यह पुस्तक आज मैं अपने साथ लाया हूं। उन्होंने ब्रिटेन के सूचना के अधिकार के तहत ब्रिटिश सरकार से 99.8% दस्तावेज तो हासिल कर लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ दस्तावेज ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि अगर ये चिट्ठियां और डायरीज सार्वजनिक हुई तो ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय होने के साथ साथ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि वो रॉयल फैमिली के भी मेंबर थे और वो प्रिंस लुई ऑफ बैटनबर्ग और क्वीन विक्टोरिया ऑफ हेसी की संतान थे। यानी उनका ताल्लुक ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली से भी था जिसने भारत पर 190 वर्षों तक राज किया था, यानी परिवारवाद उस समय भी था। आज भी ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ II है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। इसलिए यह भी सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन की रॉयल फैमिली यह नहीं चाहती कि माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हों और आप तक पहुंचे। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन दोनों को ही चिट्ठियां और डायरी लिखने का बड़ा शौक था और वो सामान्य दिनों के घटनाक्रम को भी अक्सर अपनी डायरी में लिखा करते थे। यानी दिन भर में जो कुछ भी होता था वो अपना
पूरा दिन का जो शेड्यूल होता था, जो अनुभव होते थे, वो सब कुछ अपनी डायरी में नोट करते थे। इसलिए हो सकता है कि जिन दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती, उनमें ऐसी कोई जानकारी हो जिससे यह पता चल सके कि भारत को आजादी देने का असली आधार क्या था और भारत पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला आखिरकार कैसे लिया गया। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को वर्ष 1940 तक, यानी आजादी से 7 साल पहले तक, जिन्ना को खुद यकीन नहीं था कि भारत के विभाजन से पाकिस्तान जैसा कोई देश भी बन सकता है। लेकिन 1947 आते आते उनकी ये कल्पना सच हो गई। आखिर ये हुआ कैसे? क्या वाइसरॉय, जिन्ना, महात्मा गांधी और नेहरू के बीच इस पर कोई गुप्त चर्चा हुई थी, कोई गुप्त अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसका जिक्र माउंटबेटन ने शायद अपनी डायरी में किया था? 1947 में बंटवारे से ठीक पहले सबसे बड़ी चुनौती थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करना और यह तय करना कि पाकिस्तान को कौन कौन से इलाके दिए जाएंगे और कौन से इलाके भारत में रहेंगे। यह काम उस जमाने में सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था। उनकी नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन के साथ कई अहम बैठकें हुई, जिनका जिक्र इन चिट्ठियों और डायरी में जरूर किया गया है। लेकिन इन बैठकों का एजेंडा क्या था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पहले गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। वो चाहते थे वो यहीं रहें और उन्हीं को दोनों देशों का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इसके लिए बहुत आसानी से मान गए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने यह तय किया कि वो खुद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं बनाएंगे। और यह वही समय था जब कश्मीर के भारत में विलय के बाद जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जो उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इसलिए आज यह भी सवाल उठता है कि क्या इस फैसले में उस जमाने में लॉर्ड माउंटबेटन की कोई भूमिका थी? क्या वो नेहरू के सलाहकार बनाए हुए थे और क्या उन्होंने ही नेहरू को यह सलाह दी थी कि इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र चले जाइए? क्या उन्होंने ही इसके लिए नेहरू पर कोई दबाव डाला था? एक और बात, जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। उस समय भारतीय सेना के कमांडिंग जनरल भी अंग्रेजी मूल के रॉय बुशर थे। उस समय देश की अंतरिम सरकार और देश की सेना लॉर्ड माउंटबेटन को ही रिपोर्ट करती थी। तो सोचिए, यह आपके लिए आज सोचने की बात है कि आजादी के बाद भी हमारी सेना और सरकार लॉर्ड माउंटबेटन को ही रिपोर्ट करती थी, क्योंकि उन्हीं को गवर्नर जनरल हमने दोबारा से नियुक्त कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया? नेहरू ने उन्हें दोबारा से आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल नियुक्त क्यों किया, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे और सेना की कमान भी उन्होंने अपने पास रखी थी। किसी अंग्रेज को उन्होंने इसके बाद फटकने भी नहीं दिया। लेकिन हमने ठीक उल्टा किया। इससे पता चलता है कि आजादी के दौरान नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को शायद एक फेवर दिया था और शायद इसके पीछे भी कोई डील रही होगी। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत से ही आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान कुछ ही वर्षों के बाद रास्ता भटक गया और उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और इसीलिए आज पाकिस्तान इतना कमजोर है और हम इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन उस जमाने में हमने कुछ और ही किया था और लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने का पाकिस्तान ने तो कोई मौका नहीं दिया, लेकिन हमने लॉर्ड माउंटबेटन को मेहमान बनाकर, अपना बॉस बनाकर, अपना शासक बनाकर वापस यहीं रहने के लिए अपने देश की सत्ता की चाबी उनकी जेब में चुपचाप डाल दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू की बहुत गहरी दोस्ती थी और इस पर उनकी बेटी पैमेला माउंटबेटन ने एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था इंडिया रिमेंबर्ड अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी बेटी लिखती हैं कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता था और उनके पिता लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्तों को अपने लिए बहुत उपयोगी मानते थे।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर से बताता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी और नेहरू का रिश्ता उनके लिए फायदेमंद है। इसका जिक्र ब्रिटेन के उस लेखक ने अपनी पुस्तक में भी किया है जो वहां की अदालत से इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं और इस केस को लड़ रहे हैं। और इस पुस्तक का नाम है द माउंटबेटन्स। इसके पेज नंबर 207 पर लिखा है कि जब आजादी से 3 महीने पहले मई 1947 में नेहरू शिमला में माउंटबेटन के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तब उन्होंने नेहरू से कहा कि वो आजादी के बाद भारत को कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य बनाने पर विचार करें। लेकिन नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के सदस्य नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन से उन्हें इस मुद्दे पर राजी करने के लिए कहा और बाद में नेहरू इसके लिए राजी भी हो गए और इसीलिए भारत कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा बना। इसी पुस्तक में लेखक आगे लिखते हैं कि एडविना माउंटबेटन ने उस दिन अपने पति लॉर्ड माउंटबेटन का करियर बचा लिया था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और मैं वो पुस्तक आज लेकर आया हूं। पेज नंबर 207 पर उन्होंने जो बात कही है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ के। एडविना वॉज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशंस बट हर परसुएसिव पावर्स वर डिप्लॉयड बाय डिकी टू ब्रिंग राउंड Nehru, who saw membership of the Commonwealth as at odds with his view that India should be a sovereign republic. We have made real friends with him, and whatever else happens, I feel this friendship is sincere and will last. और इसमें आगे ये भी लिखा है कि Edwina had saved her husband's career. उन्होंने अपने पति का करियर बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू लेडी माउंटबेटन की कोई बात टालते नहीं थे और दोनों के बीच बहुत गहरे रिश्ते थे। मार्च 1957 में नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को एक पत्र में यह लिखा था कि मुझे यह अनुभूति हुई है कि हमारे बीच गहरा जुड़ाव है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है। नेहरू अपनी इन चिट्ठियों में अक्सर लेडी माउंटबेटन को भारतीय राजनीति की अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में बताते थे। ये बताते थे कि डॉक्टर अंबेडकर से उनके क्या मतभेद हैं, भारत के संविधान को लेकर इस समय क्या बहस चल रही है और देश के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा है। दो व्यक्ति एक दूसरे को पत्र में क्या लिखते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा मकसद किसी के निजी जीवन को हेडलाइन बनाना भी नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यह जरूर है कि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो भारत की अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी मुद्दों के बारे में लेडी माउंटबेटन से बात कर रहे हैं, उन्हें सारी जानकारी दे रहे हैं, उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं और हो सकता है उनकी राय भी ले रहे हैं। यानी ब्रिटेन की उस रॉयल फैमिली के साथ सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे थे जिसने भारत पर 190 वर्षों तक शासन किया। मैं आज अपने साथ 1952 की एक ऐसी चिट्ठी भी लेकर आया हूं जो उन्होंने लिखी थी और जनवरी 16, 1952 लखनऊ से उन्होंने चिट्ठी लिखी है टू लेडी माउंटबेटन और उसमें ऊपर लिखा है, माई डियर एडविना, डू यू रिमेंबर माई टेलिंग यू अबाउट द 100 days which were going to be difficult period for me? How I look forward to the beginning of February when those 100 days would be over. Well, the 100 days are drawing to an end. I think I have gone through about 82 or 83 of them. At any rate, they will see the end of this incessant touring through. Whether they will bring in real relaxation to me and peace of mind is quite another matter. और वो उसके बाद अपने सारे इलेक्शन का जो कैंपेन है उसके बारे में उन्हें बता रहे हैं और बाकी की जो उनके साथ जो चल रहा है, सब जो अहम जानकारियां हैं, सब कुछ उनके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, दिस मॉर्निंग आई स्टार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद एंड मोटर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस पासिंग थ्रू 3 districts and ultimately reaching Lucknow this evening. There was a big meeting waiting for me. Tomorrow I go off again to the south. यानी अपना जो पूरा शेड्यूल है वो एडविना के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड, इन बॉम्बे सिटी and to a large extent in Bombay province, our success has been far greater than expected. Ambedkar has been dropped out. यानी अंबेडकर के बारे में उनको बता रहे हैं, he has been dropped out. The socialists have not done well at all. The communists, or rather a group with communist leadership, has done much better than expected. No other party except the Congress has made much of a mark.
then there are a number of independents who have crept in. तो चुनाव का पूरा आंखों देखा हाल आप एक तरीके से समझ लीजिए नेहरू एडविना के साथ शेयर कर रहे हैं। वो कहां जाते हैं, कहां रुकते हैं, उनका कैसे स्वागत होता है, अंदर की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, सब कुछ इस चिट्ठी में वो एडविना को बता रहे हैं। 1952 की चिट्ठी है, जब भारत में पहला लोकसभा चुनाव हो रहा था। नेहरू पूरे देश में चुनाव का प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान आप सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री किसे चिट्ठी लिख रहा है? एडविना को चिट्ठी लिख रहा है, बाकी सब काम छोड़कर। और लंबी चिट्ठी है, छोटी मोटी चिट्ठी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि हो सकता है उन्होंने 2-4 मिनट में लिख दी हो। इस चिट्ठी को लिखने में भी उन्होंने अच्छा खासा समय लगाया होगा। मेरे पास जो चिट्ठी है 3 पन्ने की चिट्ठी है, लंबी चिट्ठी है। इसमें पहले उन्होंने सोचा होगा, पूरा डेटा इकट्ठा किया होगा और फिर इसे लिखा होगा। तो सोचिए 1952 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू चुनाव प्रचार के दौरान क्या कर रहे थे और किसे इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां लिख रहे थे और उन चिट्ठियों में वो क्या लिख रहे थे। इन सब चीजों से बहुत कुछ पता चलता है। वर्ष 1960 में जब लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हुई तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप समुद्र में दफनाया गया था और नेहरू ने इस मौके पर गेंदे के फूलों के साथ भारतीय नौसेना का एक समुद्री लड़ाकू जहाज INS त्रिशूल खास तौर पर इंग्लैंड भेजा था। सोचिए उस समय भारतीय नौसेना का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किस तरह किया जाता था। आजादी से 3 महीने पहले जब देश में तनाव का माहौल था, उस समय जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन फैमिली के साथ शिमला में छुट्टियां मना रहे थे और मैं आपको यह पूरा किस्सा भी अभी बताऊंगा। इसमें पेज नंबर 205 पर मैं अभी जाता हूं आपके लिए और उसमें जो लिखा है देखिए। On 6th May, Dickey, Edwina, Pamela and Peter Murphy left to spend a few days relaxing in Shimla. 3 days later, they were joined at the Viceregal Weekend House, another 1,000 feet higher near the village of Mashobra, by Nehru, who entertained them by standing on his head and showing them how to walk backwards uphill. तो माउंटबेटन परिवार छुट्टियां मनाने के लिए शिमला जाता है। 3 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी उन्हें वहां ज्वाइन कर लेते हैं और इसमें लिखा है ऐसा कि उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री उस परिवार का खूब मनोरंजन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि पहाड़ पर उल्टे कैसे चलते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि सिर के बल कैसे खड़ा हुआ जाता है। भारत के प्रधानमंत्री उन्हें बता रहे हैं छुट्टियों में। आज हम एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहते हैं और वो ये कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी सारे फैसले नेहरू के हिसाब से क्यों तय कर रही थी? क्या ये पहले से तय था कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाएंगे? हमें लगता है कि अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं तो इन पहलुओं पर काफी हद तक जानकारी मिल सकती है और ये हमारे देश के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और अब ये सारी बातें सुनकर तो और भी जरूरी हो गया। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हम आजाद जब हुए थे, ये आजादी हमें किन शर्तों के साथ मिली थी, किन हालात में ये आजादी मिली थी, इस आजादी के लिए क्या डील हुई थी, हमने क्या कॉम्प्रोमाइज किए थे और क्या क्या शर्तें रखी गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर नागरिक को ये जानने का पूरा अधिकार है।